अच्छा जी, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। अच्छा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो ये मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम ना एक सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है जो न्यूबॉर्न्स में होगा जब बच्चे अपना फर्स्ट स्टूल जिसको हम मेकोनियम कहते हैं उसको एस्पायरेट कर लेता है, लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो मेकोनियम है कि आपको बताया कि ये थिक सा स्टिकी और डार्क ग्रीन या ब्लैक सब्सटेंस है जो बच्चे का पहली बावल मूवमेंट होती है। इसमें सेल्स होते हैं, म्यूकस, बाइल और जो सब्सटेंसेस उसने यूट्रस में इंजेस्ट किए थे वो होते हैं। बच्चा मेकोनियम को बर्थ के बाद जो है वो पास करता है नॉर्मली, लेकिन कुछ केसेस में फीटस जो है ना ये एमनियोटिक फ्लूइड में ही मेकोनियम पास कर देते हैं स्टिल इन द वोम। ठीक है, तो बच्चा उसको एस्पायरेट कर लेता है लंग्स में। ये तब होगा, एक तो अगर बच्चा इन यूट्रो हो, यूट्रस में है अभी, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेस में अगर होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें रिफ्लेक्सिव गैस्प होगी, ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रही ना, तो उसने गैस पे सांस ली एक किस्म से, तो उसने इनहेल कर लिया मेकोनियम स्टेन्ड फ्लूइड। ठीक है, और दूसरा ड्यूरिंग बर्थ, जैसे बच्चा बॉर्न होता है तो वो अपना फर्स्ट ब्रेथ जब लेगा तो उसने अपना मेकोनियम अगर फ्लूइड में प्रेजेंट होगा, एमनियोटिक फ्लूइड में, तो वो इनहेल कर लेगा। तो ये इन यूट्रो, और दूसरा ड्यूरिंग बर्थ जो है ये होता है मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ। अब यहाँ पे इन्होंने केस एक प्रेजेंट किया है मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम से रिलेटेड, उसको देख लें कि एक पोस्टम बच्चा है, प्रेजेंट्स विद इन हाफ आवर ऑफ बर्थ। ठीक है, आधे घंटे में, पैदा होने के आधे घंटे बाद वो प्रेजेंट हुआ है। ही वॉज बॉर्न एट होम आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड एंड डिफ़िकल्ट लेबर। ठीक है, ये बर्थ हिस्ट्री होगी इसकी। ही हैज़ फास्ट ब्रीदिंग, इन्फेंट हैज़ स्पिट अप सम डार्क ब्राउन पार्टिकुलेट फ्लूड शॉर्टली आफ्टर बर्थ। तो उसने स्पिट किया है, ठीक है, शॉर्टली आफ्टर बर्थ एक डार्क ब्राउन किस्म का पार्टिकुलेट है, फ्लूड है। फिजिकल एग्जामिनेशन पे उसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ही हैज़ एन अम्बिलाइकल कॉर्ड एंड फ्लेकिंग स्किन विद अ येलो ग्रीन ह्यू। ठीक है, स्किन पे येलो ग्रीन ह्यू है। चेस्ट रेडियोग्राफ में हमें पैची इनफिल्ट्रेट्स मिले हैं बायलेटरली। ठीक है, तो ये जो है केस इन्होंने बताया है कि न्यूबॉर्न को डिफ़िकल्ट और प्रोलॉन्ग लेबर था, बच्चे को डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हुई, ग्रीन येलो स्किन है, चेस्ट एक्सरे पे भी हमें पैची इनफिल्ट्रेट मिले हैं। तो ये क्लासिक एग्जांपल है मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम की। ठीक है, अब मेकोनियम एस्पायरेशन है क्या? मेकोनियम जो होता है, मैंने आपको बताया, नॉर्मली फर्स्ट जो इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज होता है न्यूबॉर्न इन्फेंट का, और वो एपिथेलियल सेल्स का, फीटल हेयर का बना होता है, म्यूकस भी होता है उसमें, और बाइल भी होता है। ठीक है, लेकिन हाउएवर इंट्रा यूट्राइन स्ट्रेस, मैंने कहा ना इंट्रा यूट्राइन भी हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन स्ट्रेस की वजह से इन यूट्रो बच्चा मेकोनियम को एमनियोटिक फ्लूइड के ही अंदर पास कर देता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट टू पैसेज, जैसे उसने पास किया, जो मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड है वो खुद बच्चा एस्पायरेट कर लेगा इन यूट्रो, या फिर न्यू बॉर्न लेबर या डिलीवरी के दौरान उसको एस्पायरेट कर लेगा जो उसने पास कर दिया था। तो अब उसको एस्पायरेट या तो डिलीवरी के टाइम करेगा या इन यूट्रो कर लेगा। अब इसका इंसिडेंस देखें, वैसे 10 से 15% बर्थ में मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड मिलता है। ठीक है, 10 से 15% जो बर्थ होती है उनमें ये एमनियोटिक फ्लूइड मेकोनियम स्टेन्ड होता है। और ये सिंड्रोम, मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, 5% इस तरह के इन्फेंट्स को होता है। स्टेनिंग हमें मिलती है 10 से 15%, लेकिन सिंड्रोम यानी बच्चा उसको इनहेल भी करे वो 5% है। 30% को मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। और 3 to 5% डाई कर जाते हैं, 3 to 5%। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो पोस्ट टर्म इन्फेंट है उनमें ये होता है, जो बच्चे पोस्ट टर्म होते हैं। ठीक है, और जो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज होते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज क्या है, पोस्ट टर्म क्या है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल फॉर जेस्टेशनल में IUGR में होता है बच्चा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन रिटार्डेशन। तो हमने कहा कि मेकोनियम बच्चा पास ही तब करता है, स्पेशली जब बच्चा स्ट्रेस में जाता है, ऑक्सीजन कम होती है या इन्फेक्शन होता है, तो वो एक सांस लेता है, गैस्प होती है, रिफ्लेक्सिव गैस्प, सांस ले लेता है। तो उस वजह से एक तो मेकोनियम पास कर लेता है और इन यूट्रोई, और वो गैस लेगा तो उसको एस्पायरेट कर लेगा। ठीक है, तो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज में ज़्यादा कॉमन है। दोनों में प्लेसेंटल इंसुफिशेंसी ही कॉमन पाथवे होता है फीटल हाइपोक्सिया का। वही बात मैंने बताया ना, ऑक्सीजन कम है, हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया होगा तो बच्चा सांस लेगा। अगर मेकोनियम स्टेन था, मेकोनियम एमनियोटिक फ्लूइड मेकोनियम से स्टेन था, तो वो उसको कर लेगा, इनहेल एस्पायरेट कर लेगा। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझें।
अच्छा, वैसे ये जो है ना, ये एस्पायरेटेड मेकोनियम बच्चे में ब्रीदिंग प्रॉब्लम 3 तरीक़ों से करवाती है। एक तो ये जाके उसके एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, बच्चे ने मेकोनियम कर लिया है तो वो उसके एयरवे को क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। थिक किस्म का स्टिकी मेकोनियम उसके एयरवे को ब्लॉक कर देगा, एयर अंदर और बाहर लंग से नहीं जा पाएगी। ठीक है। दूसरा केमिकल इरिटेशन, मेकोनियम उसके केमिकल इन्फ्लामेशन करवाएगा और लंग टिश्यूज़ की इंजरी करवा देगा। ठीक है। तीसरा सर्फेक्टेंट को इनएक्टिवेट कर देगा। मेकोनियम ना सर्फेक्टेंट को इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि सर्फेक्टेंट हमारे एयर सैक्स को खोल के रखता है, एल्विलाई को कोलैप्स नहीं होने देता। तो सर्फेक्टेंट ही नहीं होगा तो लंग एक्सपेंड ही नहीं करेगा प्रॉपर्ली। तो ये 3 तरीके से मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम को रहता है, केमिकल इरिटेशन, सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेशन एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो पैथोफिजियोलॉजी में कह रहा है थिक मेकोनियम कॉजेज टोटल या पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। दूसरा याद करें कि सर्फेक्टेंट को इनएक्टिवेट कर रहा है, और तीसरा याद रखें कि ये केमिकल इरिटेशन भी करवा रहा है। ठीक है, 3 तरीक़ों से ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर रहा है बच्चे में। अच्छा, कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। मेकोनियम अगर एमनियोटिक फ्लूइड में मौजूद भी है, जिस तरह मैंने आपको बताया 10 से 15% बर्थ में मिलता है, लेकिन स्मॉल % ऑफ बेबीज़ ही हैं, जिस तरह 5% ही हैं जिनको ये सिंड्रोम होगा। तो रिस्क किन को है? रिस्क एक तो याद रखें पोस्टम बच्चे में ज़्यादा है, 40 वीक के बाद बच्चा पैदा हुआ है, मदर में अभी तक है, इन यूट्रो मेकोनियम पास कर जाएगा, उसको रिस्क है। दूसरा, जो बच्चा स्ट्रेस में है, ऑक्सीजन नहीं है, वही बात हाइपोक्सिया वाला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, जिसमें बच्चा स्ट्रेस में जाए तो उसमें सिंड्रोम हो सकता है। तीसरा, उन मदर्स को बॉर्न हो जिस मदर को कुछ कंडीशन हो, जैसे माँ को अगर डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है या इन्फेक्शन है, ठीक है, उनको रिस्क ज़्यादा है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग पे आए। मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम में बच्चे को बहुत से सिम्टम होते हैं, माइल्ड से लेकर सीवियर तक। उसमें साइंस जो टिपिकली प्रेजेंस होते हैं एट या शॉर्टली आफ्टर बर्थ, वो है कि बच्चे का ग्रीनिश या येलोइश स्टेनिंग हमें मिलेगी। जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा ना उसका बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलाइकल कॉर्ड या फिर बेबी की स्किन और उसके नाखून भी जो है मेकोनियम के साथ स्टेन्ड होंगे। ठीक है। इन्फेंट विद मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड ऑफन एग्जिबिट साइंस ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी। उस बच्चे में पोस्ट मेच्योरिटी के भी ज़्यादातर साइन होते हैं, मैंने बताया इनको रिस्क ज़्यादा होता है पोस्ट टर्म को। दे आर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज विद लॉन्ग नेल्स, पीलिंग स्किन, स्टेन्ड विद ग्रीन या येलो पिगमेंट। नाखून भी स्टेन्ड होंगे, स्किन भी होगी, अम्बिलाइकल कॉर्ड, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ये साइन है, सिम्टम है। दूसरा, इन बच्चों को, अच्छा पहले जनरली मैं बता देती हूँ फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। दूसरा, इनको जो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ऑब्वियसली उनके मतलब टेकिपनिया होगा, लेबर्ड ब्रीदिंग, ग्रंटिंग साउंड्स, क्योंकि वही बात ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ग्रंटिंग साउंड्स ऑन एक्सेल, नॉस्ट्रल्स फ्लेयर कर रहे होंगे तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। तो ग्रीनिश हमें ये चीज़ें मिली, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी मिली, साइनोसिस, इस तरह याद रखें, ग्रीनिश, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, साइनोसिस। अब साइनोसिस उसकी लिप्स और स्किन पे हमें मिलेगा तो ऑक्सीजन के लेवल लो हैं। लिम्पीनेस, बर्थ के टाइम पे हम एपकार स्कोर करेंगे ना, वो हमें लो मिलेगा, तो लिम्पीनेस। ठीक है। एंड लास्टली हमें चेस्ट बच्चे की ओवर इन्फ्लेटेड मिलेगी, क्योंकि बच्चे की ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर अंदर जा रही है, बैरल शेप्ड चेस्ट होगी तो बाहर नहीं आ रही। ठीक है, ट्रैप हो रही है लंग्स में, तो ओवर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे। तो यहाँ पे भी इसने यही बताया कि इन्फेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है बर्थ के टाइम पे, पुअर रेस्पिरेटरी एफर्ट। ठीक है, मसल टोन उसका डिक्रीज होगा इफ़ देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट पेरीनेटल एस्फिक्सिया एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ मेकोनियम। तो मसल टोन कम हो जाएगा अगर बच्चे को एस्फिक्सिया की हिस्ट्री होगी, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, पुअर रेस्पिरेटरी एफर्ट है, मसल टोन डिक्रीज्ड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पोस्ट मेच्योरिटी के साइंस होंगे, मेकोनियम स्टेनिंग मिलेगी, लंबे नाक, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज होगा, लंबे नाखून, पीलिंग स्किन और ये चीज़ें। ठीक है, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ थिक मेकोनियम बच्चे ने एस्पायरेट कर लिया है तो इन्फेंट अक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा, जिसमें डिस्ट्रेस वाले साइंस होंगे, गहरे गहरे डीप सांस ले रहा है, डीप गैस्पिंग रेस्पिरेशन, साइनोसिस है, पुअर एयर एक्सचेंज। तो ये जब बहुत सारा उसने अगर मेकोनियम एस्पायरेट किया होगा तो डिस्ट्रेस वाले साइंस होंगे। अगर एयर ट्रैप कर रही है तो अस्कल्टेशन पे हमें डिक्रीज्ड एयर एक्सचेंज मिलेगा, यानी हमें वेरिएबल रेल्स मिल सकते हैं, रोंकाई, वीजिंग मिल सकती है। मैंने कहा ना बैरल चेस्ट हो जाएगी, एयर अंदर ट्रैप हो रही है। ठीक है, तो ये उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हो गई। अब हम कैसे मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम को डायग्नोज करें, ट्रीट करें? डायग्नोसिस के लिए हमने मेकोनियम की प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करना होता है इन द ट्रैकियल या एमनियोटिक फ्लूइड कंबाइंड विद द सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, हमें ट्रैकिया में मेकोनियम मिला या फिर हमें एमनियोटिक फ्लूइड में, प्लस में बच्चे को अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। ठीक है,
तो एक्चुअली इसकी जो डायग्नोसिस होती है ना, जब बच्चा ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट हुआ है, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को सांस का मसला है और मेकोनियम स्टेन्ड फ्लूइड मिला है, एमनियोटिक फ्लूइड, तो उससे डायग्नोसिस हम सस्पेक्ट करते हैं इस सिंड्रोम की। कंफर्म तो हम चेस्ट एक्सरे करवा के ही करेंगे, जिसमें हमें पैची या स्ट्रीकी एरियाज़ मिलते हैं लंग्स पे, ठीक है, तो उससे ही करते हैं। तो यहाँ पे इसने यही बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड मिले या ट्रैकिया में मेकोनियम मिले और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्टम मिले। चेस्ट एक्सरे फिल्म पे हमें देखें हाइपर इन्फ्लेशन मिलती है लंग्स फील्ड की, डायाफ्राम देखें फ्लैट होंगे, न्यूमोथोरेक्स या न्यूमोमेडियस्टिनम भी मिल सकता है, एयर इन द लंग्स या एयर इन द मेडियस्टिनम, और कोर्स रेटिकुलो ग्रेन्युलर अपीयरेंस होगी। डायफ्राम देखिए डोम शेप का होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लैट हो गया, नीचे पुश हो गया है क्योंकि लंग्स ओवर इन्फ्लेट हो गए हैं। लंग का वॉल्यूम हमें ज़्यादा मिलेगा, रिब्स की स्पेसिंग ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वाइड हो गया है, स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें ना एक्चुअली हाइपर इन्फ्लेशन में बाल वाल्व इफेक्ट होता है। थिक मेकोनियम है ना, उसने छोटे छोटे एयरवेज को ब्लॉक कर दिया है, एयर अंदर सैक्स में, एयर सैक्स में जा रही है इंस्पायरेशन पे, लेकिन मेकोनियम प्लग एक वन वे वाल्व की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो उसको बाहर नहीं आने दे रही, एक्सपायरेशन पे एयर बाहर नहीं जा रही, तो ट्रैप होके हाइपर इन्फ्लेशन है, ठीक है। दूसरा इसने कहा कि कोर्स रेटिकुलो ग्रेन्युलर अपीयरेंस। अच्छा, इसमें जो है ना हमें पैची पल्मोनरी ओपेसिटीज़, जहाँ पे सिनेरियो में भी हमने देखा था पैची इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं दोनों बायोलेटरली, ये फाइंडिंग मेकोनियम इरिटेशन की वजह से होता है, लंग टिश्यू को इरिटेट कर रहा है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, उसमें हमें एसिमेट्रिक पैची इन्फिल्ट्रेट मिलते हैं, लंग्स में यूनिफॉर्म पैटर्न है, वैसे फ्लफ़ी या कोर्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रीकी या रोप लाइक डेंसिटीज़, मेकोनियम जो है इसने इन्फ्लामेशन करवाई है, तो लीनियर या स्ट्रीकी पैटर्न देखें हमें एक्सरे पे मिलेगा। एटेलेक्टेसिस के भी एरियाज़ मिल सकते हैं कोलैप्स के, ठीक है, क्योंकि मेकोनियम मैंने कहा ना इन्फ्लामेशन करवाता है, तो केमिकल न्यूमोनाइटिस करवाएगा, तो इन्फ्लामेशन और फ्लूइड का बिल्डअप होगा एयर सैक्स में, पैची ओपेसिटीज़ हमें एक्सरेज पे नज़र आएंगी, ठीक है। तीसरा एयर लीक सिंड्रोम, जिसमें न्यूमोथोरेक्स, क्योंकि मैंने कहा ना एयर ट्रैप हो रही है अंदर, तो बहुत ज़्यादा अंदर लंग में प्रेशर होगा, तो इन बच्चों को ज़्यादा रिस्क होता है कि इनकी एयर लीक हो जाए और इनको न्यूमोथोरेक्स हो जाए या न्यूमोमेडियस्टिनम हो जाए। न्यूमोथोरेक्स कोलैप्स लंग होगा, एयर लीक कर जाएगी लंग से और फिर स्पेस में कलेक्ट हो जाएगी बिटवीन द लंग एंड द चेस्ट वाल, लंग से वो लीक होकर बाहर आ गई है, ठीक है, और वो डार्क हमें एयर फिल्ड स्पेस एक्सरे पे नज़र आएगा, जिसमें लंग मार्जिन हमें क्लियरली पुल्ड अवे नज़र आएगा फ्रॉम द चेस्ट वॉल। दूसरा न्यूमोमेडियस्टिनम क्या है, एयर जो है वो हार्ट के अराउंड और मेजर ब्लड वेसल्स के अराउंड यहाँ पे लीक हो जाएगी, सेंटर ऑफ द चेस्ट में मेडियस्टिनम में हैलो नज़र आएगा एयर का, जो हार्ट को आउटलाइन कर रहा है। और लास्टली पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा के एयर टिश्यू ऑफ द लंग में ही लीक हो गई है, ठीक हो गया। ये एक्सरे फाइंडिंग्स हमने डिटेल में देख ली डायग्नोसिस ऑफ मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम में। लास्ट आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवाएंगे तो उसमें हमें हाइपोक्सीमिया रिवील होगा बच्चे में, तो उससे भी हम डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक हो गया। अब आ जाए मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट जो है ना मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम की, वो फोकस्ड होती है सपोर्टिव पे, ठीक है। एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन हमने इंश्योर करनी है, वेंटिलेशन जब बेबी का लंग इंजरी से रिकवर हो रहा है, ठीक है। और अब जो की प्रिंसिपल्स है हमारे इसमें मैनेजमेंट के, वो है इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी केयर, रेस्पिरेटरी सपोर्ट, सपोर्टिव एंड एडजंक्टिव थेरेपीज़ एंड मॉनिटरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म केयर, ठीक है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम जो इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी केयर देते हैं, उसमें मोस्ट क्रिटिकल ये फेज़ होता है जब बच्चा मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड के साथ पैदा हुआ है, तो उसमें जो हमने एक्शंस लेने हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जो एस्पायरेशन सिंड्रोम को मिनिमाइज़ करें और उसकी सिवियरिटीज़ को प्रिवेंट करें। तो बर्थ से पहले अगर मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड हमने लेबर के दौरान नोट किया है, तो डिलीवरी टीम को प्रिपेयर होना पड़ेगा इस केस के लिए, ठीक है। नियोनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन जो है वहाँ पे डिलीवरी के टाइम पे होने चाहिए। अच्छा, रूटीन सक्शनिंग पास्ट में की जाती थी, अब नहीं की जाती, रिकमेंड नहीं की जाती, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी, सक्शन किया जाता था बेबी की माउथ को और नोज़ को जैसे ही उसका हेड डिलीवर होता था। तो वैसे आज के लिए मेजर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वगैरह में, ऑफ हार्ट एसोसिएशन, उनमें ये नहीं किया जाता, ठीक है, सक्शनिंग पहले किया जाता था। बर्थ के टाइम पे क्या करना है, अगर बेबी विगरस है, बेबी क्राई कर रहा है, अच्छी मसल टोन है, हार्ट रेट 100 से ऊपर है, तो हमें स्पेशल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम रूटीन केयर ही देंगे, बच्चे को ड्राई करेंगे, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें करेंगे। अगर बेबी नॉन विगरस है, लिम्पी है, मसल टोन पुअर है, सही ब्रीद नहीं कर रहा, हार्ट रेट भी 100 से कम है,
तो फिर हम उसकी जेंटल सक्शनिंग करेंगे माउथ और नोज़ की, ताकि मेकोनियम अपर एयरवे से क्लियर हो। फिर हम नियोनेटल रिससिटेशन, जो मैंने समझाई आपको प्रीवियस वीडियोस में, उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे, जिसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी आ जाता है। ठीक है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, सक्शनिंग फ्रॉम द ट्रैकिया, ये हम सिवियर केसेस के लिए करते हैं, लॉन्गर रूटीन में नहीं करते इंट्यूबेशन और सक्शनिंग फ्रॉम ट्रैकिया। ठीक है, तो ये हो गई इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी केयर। अब उसके बाद जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट है, उसमें नियोनेटल आईसीयू में हमें रखना पड़ता है अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है बच्चे को, फिर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देंगे कोलैप्स वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, और ऑक्सीजन नेज़ल कैन्यूला के ज़रिए दी जाती है, और या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि फ़र्दर लंग इंजरी ना हो। हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन, जिसमें टाइनी रैपिड ब्रीथ डिलीवर होते हैं, ताकि और उससे फिर बैरोट्रोमा का रिस्क भी कम होता है। टाइनी रैपिड ब्रीथ्स डिलीवर होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन से। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, सीवियर केसेस में दी जाती है जब बहुत ज़्यादा एयर ट्रैपिंग हो। तो इसके अलावा अब सपोर्टिव और एडजंक्टिव थेरेपी में हम बच्चे को सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, क्योंकि मेकोनियम मैंने आपको बताया ना सर्फेक्टेंट को इनएक्टिवेट करता है। तो आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट भी ब्रीदिंग ट्यूब के ज़रिए दिया जाता है, ताकि वेंटिलेटर सपोर्ट की नीड कम पड़े। ठीक है, और वेंटिलेशन की ड्यूरेशन वगैरह शॉर्ट हो। एंटीबायोटिक्स नमूनिया वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से एंटीबायोटिक देंगे। वेज़ोडाइलेटर ना सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन है मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम की, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न उसको कहते हैं। तो उसमें ब्लड वेसल लंग्स की कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर और शंटिंग हो जाएगी ब्लड की अवे फ्रॉम द लंग्स, और ज़्यादा हाइपोक्सीमिया वर्सन होगा। तो उसमें हम इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं। वेज़ोडाइलेटर है, वो उसको डायलेट करेगा, ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी लंग की तरफ। तो ये हम परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यूबॉर्न में ये ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, वेज़ोडाइलेटर, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न, ये कॉम्प्लिकेशन है मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम की। लास्टली चेस्ट फिजियोथेरेपी भी है, टैप करते हैं बच्चे की चेस्ट पे ताकि वो सिक्रीशन लूज हो, बाहर निकल आए। मॉनिटरिंग और प्रोग्नोसिस कैसी है? क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल, ABGs करके। वैसे मोस्ट इन्फेंट्स जो है ना मॉडरेट मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम वाले जल्दी रिकवर हो जाते हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन लंग्स को कुछ दिन या हफ्ते लगते हैं रिकवर होने में। हाउएवर सिवियर अगर मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम हुआ है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। मेन इसके रिस्क जो है उसमें मैंने आपको ये एक बताया, जो है जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, ये सीवियर हाइपोक्सीमिया और मोर्टेलिटी करवाता है। दूसरा, बच्चे को क्रोनिक लंग डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, क्रोनिक लंग डिजीज़ स्मॉल नंबर ऑफ बच्चों को होती है जो वेंटिलेटर सपोर्ट पे होते हैं, तो उनको ये हो जाती है, जिसमें ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया आ जाता है। तीसरा, इनको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं हाइपोक्सीमिया की वजह से, ब्रेन डैमेज। ठीक है, न्यूरोलॉजिक। तो यहाँ पे ये हमने सारी देखी मैनेजमेंट, थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू बताया। जो करंट मैनेजमेंट परवेज़ अकबर कह रहा है न्यूबॉर्न को हम देते हैं मेकोनियम स्टेनिंग में, वो है कि अगर इन्फेंट विगरस नहीं है तो फिर हम फर्स्ट सक्शन करते हैं माउथ की और फिर नोज़ की, क्योंकि नोज़ में बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो इसलिए पहले माउथ की फिर नोज़ की। लेकिन ये अगर विगरस नहीं है, अगर इन्फेंट डिप्रेस्ड है तो फिर हम ट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे सिवियर केसेस में, एंड सक्शनिंग करेंगे और ऑक्सीजन देंगे। एक्सोजिनस सर्फेक्टेंट थेरेपी भी मैंने आपको बताई, उससे ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होगी, ब्रोंकोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो रिड्यूस होंगी। ठीक है, हम खुद उसको सर्फेक्टेंट देते हैं ताकि टेंशन वगैरह जो है देंगे, ताकि लंग एक्सपेंड करे। ठीक है, जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है ये सर्फेक्टेंट, तो हम आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट ब्रीदिंग ट्यूब के ज़रिए देते हैं। ठीक है, तो फिर वेंटिलेटर की सपोर्ट की इनकी ज़रूरत कम पड़ेगी, ये फ़ायदा है इसका। परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताई, ये कोएग्जिस्ट भी कर सकती है, इसको हम विगरसली ट्रीट करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन, इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, या ओकेजनली विथ सर्फेक्टेंट। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन एक्चुअली जो है ये इसको ECMO कहते हैं। ये हम क्रिटिकली इल पेशेंट्स में हार्ट या लंग सीवियरली डैमेज होता है उनको देते हैं। एक्चुअली कैनुला होती है, इसमें एक्सटर्नल मशीन है जो कि हार्ट और लंग का फंक्शन को टेक ओवर करेगी और उन ऑर्गन को चांस देती है कि बेशक वो हील हो, हम उनका काम कर लेते हैं, यानी हम हार्ट लंग बाईपास मशीन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो वो देंगे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन या सर्फेक्टेंट, ये हम दे रहे हैं। इसमें PPHN का ट्रीटमेंट है। ठीक है, अगर ये डेवलप है। सिल्डेनाफिल वेज़ोडाइलेटर है वियाग्रा के नाम से, ये सिलेक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज टाइप 1 इनहिबिटर होता है। पोटेंट वास्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है स्मूथ मसल का,
तो पार्टिकुलरली लंग्स में देते हैं ताकि ये इसी कंडीशन को, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं, ठीक है। इसका डोज कितना देना है इस वियाग्रा का, 1 to 3 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से 6 से 12 घंटों पे देते रहेंगे नियोनेट्स को। इन्फेंट्स को, ये न्यूनेट्स को, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को हम थोड़ा सा कम डोज देंगे, 0.25 से 0.5 मिलीग्राम पर केजी डोज। इसके एडवर्स इफेक्ट हैं क्योंकि वेजोडायलेटर है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, तो हाइपोटेंशन होता है, रेटाइनोपैथी का रिस्क ज़्यादा है, रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी और प्लेटिलेट डिसफंक्शन, ठीक है। लास्ट लाइन ट्रीटमेंट में बता रहा है कि मेकोनियम जो होता है ना, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ से प्रोमोट करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ करेगा। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम मेकोनियम एस्पायरेशन को नमूनिया से डिफ्रेंशिएट करें रेडियोग्राफिकली, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया नमूनिया और उसकी ओपेसिटीज़ बनती हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये नमूनिया ये मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम की वजह से हुआ है, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया बनता है, तो रेडियोग्राफिकली नहीं कर पाते। इन्फेंट विद द इनफिल्ट्रेट ऑन द चेस्ट एक्सरे फिल्म शुड बी स्टार्टेड ऑन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आफ्टर द एप्रोप्रिएट कल्चर्स हैव बीन ऑब्टेन। कल्चर ऑब्टेन हो गए तो तब तक उसकी रिपोर्ट है, तब तक हमने बच्चे को ऑब्वियसली ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक भी देना है। तो एंटीबायोटिक भी मैंने आपको बताया मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम में ट्रीटमेंट में हमने देना है। लास्ट प्रोग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस कॉमन है और सिग्निफिकेंट मॉर्टेलिटी के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अल्टीमेट प्रोग्नोसिस जो है डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ द CNS कितना डैमेज हुआ है एस्फिक्सिया की वजह से, उस हिसाब से होगी कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन के साथ करते हैं, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन और इनहेल्ड नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं बच्चे को, तो उससे मोर्टेलिटी लेस देन 5% रिड्यूस होती है, तो फ़ायदा है इसका, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, ट्रांजिएंट टैकेपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न, TTN।